University, both there to kindly deliver a few words and address the audience. Sir, you are not audible, sir. औरों को म्यूट कर दीजिए। जीएस शर्मा जी तभी बोल पाएंगे। देख रहे हैं सभी लोग जो है अपना ऑडियो ऑन किए हुए हैं। औरों को म्यूट कर दीजिए। जीएस शर्मा साहब बोल सकते हैं तभी तो। औरों को म्यूट कर दीजिए। औरों को म्यूट करेगा तभी तो बोल पाएंगे। अभी तो हेलो, आवाज आ रही है? नमस्कार, मैं प्रोफेसर बीएन शर्मा, विभागाध्यक्ष कॉमर्स, मगध यूनिवर्सिटी। अब आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, आप लोग को सभी को जितने अतिथि हमारे आए, डॉक्टर शर्मा बोलिए। अभिनंदन करता हूँ। और आज की 7 दिवसीय कार्यशाला जो प्रारंभ हुआ, उसका प्रतिफल माना जाए तो हमारे सर्वश्रेष्ठ कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी का देन है, जिनके बदौलत आज मगध विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग, क्या वाणिज्य विभाग ही नहीं, सभी विभाग में आज ज्ञान ज्योति की लौ लगातार चल रही है और सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस कोविड में भी, आज के देश में भी वैश्विक महामारी जब भी फैली हुई है, फिर भी जो है आज सभी जगह एक कार्यक्रम हमारा निरंतर चल रहा है। मेरा 7 दिन का कार्यक्रम वर्कशॉप अनुसंधान पद्धति पर है, लेकिन इस अनुसंधान पद्धति में रोज नए आयामों को बीच में देखा जा रहा है। आज इस पर गहन चर्चा होगी विशेष सत्रों में। आज से 20 साल पूर्व खुद हमारी एक किताब थी, जिस किताब का नाम था शोध प्रबंध के आयाम। ये किताब मेरा मैंने प्रयास किया था कि शोध विधि का बहुत सारा चीज जो है इस सागर के रूप में डाल दूं, लेकिन आज नए उपकरणों को देख करके बहुत सा कुछ इसमें भी सुधार करने की जरूरत थी, जो सेकेंड एडिशन में नहीं कर पाए। लेकिन ये सहयोग मिला है कि हम लोग के बीच आज ऐसे वाइस चांसलर डायनेमिक आ गए हैं मगध विश्वविद्यालय में कि उनके वजह से सारे कार्य जो अपूर्ण रह गए हैं, इसको मैं पूर्ण करके दिखलाऊंगा। मगध विश्वविद्यालय आज की स्थिति में एक बढ़ता हुआ ज्ञान स्थली की जगह से अपने को प्रकाश दे रहा है और सभी इसे लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर पांडे और डॉक्टर विनीता, ये दो हमारे इस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं, जिनको कभी भी किसी भी समय कुछ भी टास्क में देता हूँ, तुरंत पूरा करते हैं, तुरंत तत्पर रहते हैं करने के लिए। और सबों का जड़ में अगर कोई बैठा हुआ है तो इस मगध विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और एक सुखद बात यह है कि बहुत दिनों से प्रति कुलपति महोदय का पोस्ट मगध विश्वविद्यालय में खाली था, लेकिन आज मेरा यह 7 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इस बीच प्रति कुलपति प्रोफेसर BN सिंह का आगमन हो गया है। और प्रोफेसर BN सिंह बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी आज मगध विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति पद को सुशोभित कर रहे हैं और आज पैट्रॉन के रूप में, संरक्षक के रूप में हमारे कार्यशाला में आज उपस्थित है। मैं उनको भी हृदय से नमन करता हूँ और मैं विशेष वंदना अभिवंदना मैं करूंगा प्रोफेसर AP सिंह को यह याद दिलाते हुए कि जब नेशनल सेमिनार में मैंने बुलाया था उनको, तो नेशनल सेमिनार में हमारे भाई चांसलर महोदय के समक्ष उन्होंने प्रॉमिस करवाया था कि हर साल डॉक्टर शर्मा आपको ये सब कार्य कराते रहना है। साहब थोड़ा सा परिस्थिति जरूर बदल ली है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब पुनः आपको हम मंच पर फिर बुलाएंगे मगध विश्वविद्यालय में और आपके ज्ञान से सभी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जो लाभ उठाए हैं वो सब फिर कृत होंगे और फिर वो उपस्थिति दर्ज करेंगे। आज 19 स्टेट जिसमें हम 6 स्टेट को हम शामिल कर पाए, 19 स्टेट से लगातार मेरा संबंध जुड़ा हुआ रहा इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि रिसर्च मेथोलॉजी सब जैसे हैं जो आज अर्वाचीन से लेकर के और प्राचीन काल की बात अगर कर ले तो उस समय से लेकर के अभी तक जो नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, शोध पद्धति में तरह तरह की बातें देखने को मिल रही है। आज देखें UGC के द्वारा स्थापित शोध गंगा, इस गंगा से पार करके ही कोई विद्यार्थी अपने शोध प्रबंध को रख करके अपने को गौरवान्वित महसूस करता है कि मेरा शोध प्रबंध बहुत अच्छा तैयार हो गया। लेकिन ये शोध प्रबंध कैसे तैयार होंगे, अनुसंधान की विद्या क्या होगी, विशेष सत्र में हमारे बीच जो आए हुए हैं रिसोर्स पर्सन, जिनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, वो आकर के जो है इस पर प्रकाश डालेंगे। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे कुलपति की व्यस्तता और ज्यादा जो है कि काम का लोड होने के चलते आवास पर भी वो दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन इस बात का हम लोग दाद देते हैं और इस बात से आह्लादित होते हैं कि कुलपति के शब्दकोश में अभी तक हम लोग नाम नहीं ढूंढ पाए हैं। कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो जब भी होता है जाते हैं, कुछ हम लोग जो है कार्यक्रम का संबल लेकर के वहां से लौटते हैं और हम लोग जो है इसको कार्यक्रम में परिणत करते हैं। इस प्रकार से हमारे बीच अभी जितने जो है वक्ता के रूप में है, जैसे आज के विशेष अतिथि केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति रह चुके प्रोफेसर OP राय जी, आपके आने से हमारा जो है यह कार्यशाला में 4 चांद लगा है। आज की विशेष अतिथि के रूप में आपके आशीर्वचन मुझे प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, मैं इनको शब्द खोज रहा हूँ कि क्या दूं, जो जीवाजी यूनिवर्सिटी जबलपुर के हमारे उमेश हुलानी जी हैं, जो विशेष अतिथि के रूप में जुड़ने में जरा सा भी संकोच न किया, उन्होंने तुरंत जो है अपनी जो है सहमति प्रदान की। इस प्रकार से हमारे बीच जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जो है प्रोफेसर तिवारी जी हमारे बीच हैं, ब्रजेश कुमार तिवारी जी आज के सत्र के रिसोर्स पर्सन हैं। इन सबों से मेरा जो है लगाव है, जुड़ाव है और अपेक्षा का जबरदस्त जो है हमारे पास एक बात है। अभी इसको ऐसे कहिए, मैं इससे अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं अभी तक, इसमें इनका सहयोग मिलते आ रहा है और इसके वजह से हमारे सभी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व
मैं नेशनल लेवल का जो है से क्विज प्रतियोगिता कराया, जिसमें जान करके आश्चर्य होगा कि मगध विश्वविद्यालय कॉमर्स का स्टूडेंट भी जो है वह टॉप किया। 4 रिजल्ट हुए, मात्र 2% रिजल्ट हुए, 4 बच्चे पास हुए, 3 बच्चियां, 1 बच्चा, इसमें कॉमर्स का ही विद्यार्थी मेरा टॉप हुआ है। तो बस हम लोग का एक चित्र है कि ऐसे वाइस चांसलर के रिव्यू में चाहते हैं कि विश्वविद्यालय को वाइस चांसलर ने जहाँ कहा है पहुंचाने के लिए हम लोग उनके साथ लगे हुए हैं। और इस तरह के जो है स्थिति में भी, परिस्थिति में भी हम लोग एक स्वर से लग करके और हर कार्यक्रम को जो है सफल बनाते हैं। आज का विशेष सत्र जो होगा, वो सत्र जब ये खत्म होगा जो है दौर, तो मेरा सत्र जब स्टार्ट होगा, इसमें तरह तरह के जो है समस्याओं का समाधान जो हमको करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों के द्वारा, तरह तरह के पार्टिसिपेंट इसमें जुटे हैं जिन्होंने क्वेश्चन छोड़ रखा है, तो सब हमारे विशेष सत्र में जो है हम उनको डील करेंगे और उनको संतुष्ट करेंगे और इसका लाभ उनको मिलेगा। इतना ही नहीं, मैं इसके एक सबसे बीएचयू का जाने माने उद्भट, उसको हम कहें डॉक्टर नाम राय, नाम थोड़ा स्मरण में आ रहा है, तो राय है बीएचयू के हैं, जिनको हम पिछले सत्र में बुलाए भी थे। इस बार भी उन्होंने जुड़ने की जो है बात की थी, तो राय जी का भी हम विशेष रूप से आभारी हैं कि वो आ करके हमारा जो है कार्यक्रम को जो है सफल बनाएंगे। इतना ही नहीं, आज के डेट में अभी जो भी हमारा कार्यक्रम 7 दिवस पहले भी था मेरा वर्कशॉप, ये वर्कशॉप ऐसे बच्चों के लिए सचमुच में रिसर्च की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपनी कुछ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, सही विधि क्या होनी चाहिए किसी चीज को जानने के लिए सारी बिंदुओं पर जो है फूल कर डिस्कशन होगी। इस वेबिनार के वजह से कभी उनका कुछ देर पहले मेरा जो है कि आवाज नहीं पहुंच रही थी, तो हमको लग रहा था कि अटपटा जैसा क्या बहुत मिस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग जनों के बीच में हमारी बात जा नहीं रही है, हमारी आग्रह जाने रही। ये सब नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी जो है घायल करते रहता है। एनीवे, इन प्रॉब्लम के बावजूद भी हम लोग तैयार हैं हर तरह से। 7 दिन का यह ज्ञान गंगा अविरल रूप से प्रवाहित होते रहेगी मगध विश्वविद्यालय में, और इसके लिए आप सबों का आशीर्वाद जो साथ में मिला है, इसके लिए हम ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अब दूसरे प्रदेश की ओर भी जाना है। तो दूसरे प्रदेश के पूर्व जो है हमारे जो बच्चा है, हमारे गार्जियन स्वरूप पैट्रॉन के रूप में हमारे कुलपति हैं, पैट्रॉन के रूप में हमारे 2 वाइस चांसलर हैं, प्रति कुलपति हैं, चलावे हमारे बच्चा हैं, जिनको आज हम सुन करके ज्ञान गंगा में ज्ञान गंगा में होंगे। तो यही सब शब्दों के साथ मैं आप सबों को एक बार फिर अभिनंदन आदर वंदन करता हूँ, और आगे के कार्यक्रम के लिए पुनः मैं पांडे को और विनीता को बधाई देते हुए फिर मैं मंच सुपुर्द करता हूँ कि आगे के कार्यक्रम को बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, sir. As this workshop, it will enhance research learning among the participants, and also I hope Magad University will conduct more such programs in future. Thank you, sir. Now I feel honored to take opportunity to invite our chief guest of the program, Professor O.P. Rai, sir. He is also currently serving as a chief proctor at university level in Banaras Hindu University. He is a very smart teacher, an active researcher, and a very good administrator. As one of his students, I have seen his punctuality towards his lecture, his spiritual examples to keep in touch with our traditions and spirituality,
He is a very humble and friendly teacher. Now I request sir to please proceed with your kind words to address the participants. Sir, please switch on your mic, sir. Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Okay. We are becoming more and more dependent on technology, and many times at the 11th hour it doesn't support us. Creates unnecessary stress for the speaker as well as for all other participants. I'm sorry for that. Well, Professor Rajendra Prasad, Honorable Vice Chancellor of this great Magad University, Professor G.N. Singh Sahab, Honorable Pro Vice Chancellor, Magad University, Professor G.N. Sharma, Head, PG Department of Commerce, my dearest friend, Professor Holani from UAG University Gwalior, my friend, Professor H.K. Singh, my student, Dr. Dhirendra Pandey, being the organizing secretary of this webinar, other dignitaries from Magad University, participants from different parts of the country, ladies and gentlemen. This is my proud privilege to be with you this forenoon. Webinars, in fact, are the brainchild of COVID-19, which we have been so ruthlessly criticizing. हर जो चीज होती है, कोई भी घटना होती है, उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं. दुर्भाग्य से हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट की ज्यादा बात करते हैं और पॉजिटिव के बारे में कभी चर्चा नहीं करते हैं. तो ये अगर कोविड-19 की समस्या न आई होती तो शायद हम लोग ये वेबिनार के माध्यम से जो आज हम जुड़े हैं शायद हम नहीं जुड़ पाते. माननीय प्रतिभागियों, पहले तो मैं अपने इस मगध विश्वविद्यालय को, जहां उसके बगल में मैं 3 साल तक रहा, एक पहले वहां से लौट के आया, तो उस बोध गया की भूमि को नमन करता हूं और इस महान विश्वविद्यालय के अध्यापकों और साथियों को नमन करता हूं. उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है, जैसे शर्मा जी ने कहा, बहुत बड़ा सौभाग्य है, कई जन्मों का पुण्य प्रताप है कि उस धरती पर आप पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था. और जिस भूमि को छूने के लिए, केवल देखने के लिए भारत ही नहीं विश्व के विभिन्न भागों से लोग आते हैं और लालायित रहते हैं कि कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह वहां रहने का मौका मिल जाए. बिहार विद्वानों की भूमि रही है. बिहार में जितने विद्वान हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद भारत के और भागों में उतने विद्वान नहीं मिलेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में देख लीजिए, टीचिंग में देख लीजिए, हर जगह उपलब्ध है. लेकिन बिहार की समस्या ये है, वह अपने आप को पहचानता नहीं है. हनुमान जी की भांति वो अपनी क्षमता के बारे में उसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है. अब एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां पर कि उस भूमि में रहने वाले लोगों को उनकी क्षमता के बारे में उनका भान कराया जाए, कैसी व्यवस्था लाई जाए. बिहार जिसके लिए प्रसिद्ध था, नालंदा बगल में ही है, भारत में प्रसिद्ध नहीं था, विश्व प्रसिद्ध था, तो उस स्थान को बिहार कैसे प्राप्त करे, इसके लिए बिहार को काम करना चाहिए. और उस दिशा में ये जो वेबिनार आयोजित किया गया है, मुझे उम्मीद है कि आगे और विश्वविद्यालय भी ऐसे इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करेंगे और इसके माध्यम से, जैसा शर्मा जी ने कहा, हमारी ज्ञान की गंगा लगातार बहेगी.
सवाल ये उठता है कि ये वेबिनार हम आयोजित क्यों कर रहे हैं। तो एक उपाय ये हो सकता है, ये कहा जा सकता है पार्टिसिपेंट, ये हमारे ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा कि साहब क्या वेबिनार करना है तो हम कर रहे हैं। प्रतिभागियों से पूछा जाए कि भाई आप क्यों इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो साहब क्या करें, आवश्यकता है, सर्टिफिकेट चाहिए, तो हम इसको अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आयोजक इसलिए आयोजन कर रहे हैं क्योंकि उनको तो अपने परफॉर्मेंस में दिखाना है कि वेबिनार हमको करना है, और अगर प्रतिभागी इसलिए अटेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको सर्टिफिकेट चाहिए, और जो बोलने वाले हमारे जैसे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी बुद्धता को दिखा सकें, तो फिर उसका तो भगवान ही मालिक है कि हम कहाँ जाएंगे। दायित्व तो ज्यादा पड़ता है बोलने वालों पर, वक्ताओं पर, जो हमारे साथी इसमें वक्तव्य देंगे, क्योंकि वही वो पाइवट हैं, वही वो ड्राइवर हैं जो पूरे वेबिनार को संचालित करके और सही दिशा में ले जाएंगे। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, संक्षेप में 2-4 बातें करते हुए, ऑलरेडी लेट हो गया प्रोग्राम आपका, बहुत समय नहीं लूंगा। मैं यहाँ से आरंभ करता हूँ कि शोध की बात करते हैं, और शोध में हम कहते हैं कुछ नया होना चाहिए, इनोवेटिव हमको होना चाहिए। और हमारा जो सिस्टम है वह है लॉर्ड मैकाले की देन, जो 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि अगर भारत को गुलाम रखना है तो इसकी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करना पड़ेगा। अगर इसको हम इसी प्रकार से बनाए रखेंगे तो भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाकर रख पाना संभव नहीं होगा। और फिर उसने कहा कि ऐसी पद्धति में हम लोग दे रहे हैं भारत के लिए जिसमें विद्वान कम पैदा होंगे और क्लर्क पैदा होंगे ज्यादा, ऐसे क्लर्क जिनको जितना कहा जाएगा उतना ही करेंगे। तो साथियों, करने की जरूरत नहीं है, हमारे सभी अध्यापक और विद्यार्थी, मैं अपनों को शामिल करता हूँ उसमें, हमारा ज्यादा ध्यान इसी पर रहता है कि हमको क्या पढ़ाना है, और इसी प्रकार से विद्यार्थियों का भी ध्यान ज्यादा इसी बात पर रहता है कि हमको कोर्स में क्या पढ़ना है। तो जब कोर्स को कंप्लीट करना हमारा लक्ष्य रहे और विद्यार्थी का ध्यान देना लक्ष्य रहे, तो फिर उस पद्धति में इस प्रकार के शोध की हम उम्मीद कर सकते हैं। ये अपने आप में अगर चिंता का नहीं तो चिंतन का विषय अवश्य है। प्राइमरी स्कूल से हम आरम्भ करते हैं, वहाँ पर बच्चों को क ख ग घ पढ़ाते हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश। कभी नहीं कहते कि भाई क से क्या हो सकता है बताओ, हम कहते हैं क से कबूतर, तो क से कबूतर, बच्चा क से कबूतर याद कर लेता है। हम उसको कुछ चैप्टर पढ़ाते हैं, अंत में उसके सवाल बता देते हैं कि ये सवाल है, बच्चा उन सवालों को याद कर लेता है। ये परंपरा वहाँ होते होते हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पर खत्म हो जाती है, और बच्चे से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमने क्लास से पढ़ाया है बच्चा उसी को पढ़ेगा, उसी को याद करेगा, उसी को लिखेगा। अगर उसने वैसा नहीं लिखा तो हम कहते हैं कि तो और सही प्रकार से लिखा ही नहीं इसने। सीबीएसई के पैटर्न में वही है, कितने पॉइंट आपने लिखे हैं, ये जो प्रोसेस है इसको अगर फॉलो नहीं किया आपने नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्या हुआ, बच्चों के अंदर वो जो नवीनता होनी चाहिए, जो शोध की जिज्ञासा होनी चाहिए, वो वहीं से खत्म होनी शुरू हो जाती है। अब बच्चा अचानक जब एमकॉम या एमबीए पीजी प्रोग्राम में पूरा कर लेता है, तब उससे कहा जाता है कि तुम रिसर्च करो। तो पूछिए कि भाई रिसर्च क्यों करोगे, तो कहता है सर कि सर रिसर्च कर लेंगे तो किसी का कोई जॉब मिल जाएगा। हमने कई बच्चों से पूछा, जब बच्चे आते हैं रिसर्च के लिए तो क्यों करना चाहते हो, तो सर पीएचडी करना है। क्यों करना है सर, पीएचडी करना है इसीलिए क्योंकि हमको जॉब चाहिए, जॉब के लिए पीएचडी मैंडेटरी है। तो जॉब के लिए पीएचडी मैंडेटरी है, इसीलिए रिसर्च हमको करना है, तब फिर क्या होगा। तो अब अगर मान लीजिए उसको हमने अपने यहाँ ले लिया, चलो ठीक है भाई तुम आ जाओ मेरे साथ रिसर्च करो, तब अब कहते हैं रिसर्च आरंभ करो, तो कहता है कि सर टॉपिक तो बताइए, क्योंकि वही उसकी शिक्षा है कि भाई हम अब गुरु बताएंगे और चेला उसको फॉलो करेगा। तो अब विद्यार्थी से कहा तुम खोजो टॉपिक कौन सा, किस पर काम करोगे, तो कहता है गुरु जी ज्ञानी तो आप हैं, जो आपको ज्यादा अनुभव है, ज्यादा आपको पता है, हमको क्या पता है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, तो आप ही बता दीजिए, जो टॉपिक बता दीजिए उसी पर हम काम कर लेते हैं। गुरु जी ने कितना भी कहा हो बच्चा क्यों मानने लगा, गुरु जी ने कहा चलो ठीक है ये टॉपिक ले लो, इसी पर काम करो। तो ठीक है टॉपिक ले लिया उसने, अब टॉपिक ले लिया तो इसके बाद अब वो किसी तरह से जाके पास हुआ, जहाँ सिस्टम वहां से पास हुआ तो ठीक है भाई टॉपिक तुम्हारा अप्रूव हो गया, आप काम करो। तो गुरु जी क्या काम करें, भाई तुम बनाओ इसका सिनॉप्सिस बनाओ। तो ये सिनॉप्सिस क्या होता है गुरु जी, अब वो भी नहीं जानते सिनॉप्सिस क्या होता है।
अब वो सिनॉप्सिस बनवाने के लिए कहो कि तुम कुछ बनाओ, जाओ कहीं देख लो, तो कहता है गुरु जी कहाँ देखें, किसको देखें, आप बता दीजिए ना, और संभव तो आप ही बना दीजिए, मैं उसको थोड़ा देख लूंगा, सीख जाऊंगा आपके माध्यम से। तो मैंने जो मनोदशा है रिसर्च वाली, बड़ी, हम ये नहीं कहता कि सब जगह है, लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा अनुभव किया गया है कि, और ये भी नहीं कहता कि सभी रिसर्च स्कॉलर इसी प्रकार से काम करते हैं, लेकिन बहुत से के बारे में हमारे युवा साथी बुरा नहीं मानेंगे, मैं सबके बारे में नहीं कर रहा हूँ, अच्छे रिसर्चर्स भी हैं और अच्छे कराने वाले भी रिसर्च है, मैं उनकी आलोचना नहीं करता। कुछ अवस्थाओं में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो पूरी जो प्रक्रिया है साथियों रिसर्च की, वो रिसर्च आरंभ करने से लेके अंत होने तक उसमें सुपरवाइजर की ज्यादा भूमिका हो जाती है, और रिसर्च स्कॉलर की भूमिका कम से कम आर्ट्स में, कॉमर्स में, सोशल साइंसेज में स्थिति कुछ इसी प्रकार की है कि ज्यादा भूमिका बड़ी सुपरवाइजर की हो जाती है। लेकिन आप सभी लोग सहमत होंगे कि रिसर्च में ज्यादा बड़ी भूमिका रिसर्च स्कॉलर की होनी चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर की। अब किसी से कहा जाए कि भाई तुम ये खाना खाओ, तो खाना उसको पसंद हो सकता है, नहीं हो सकता, होता है वेजिटेरियन हो उसको नॉन वेज मिल जाए, जो नॉन वेज है उसको वेजिटेरियन मिल जाए, तो पसंद उसको नहीं आएगा। तो ऐसे ही शोध भी एक मानसिक भोजन है। किसी को कोई टॉपिक दे दिया, हो सकता है उसे पसंद का हो कि ना हो, लेकिन वो कहता है ठीक है गुरु जी आपने कर दिया तो इसी पर मैं काम करूँ। तो मैं यहाँ से आरंभ करता हूँ अपनी बात इस पृष्ठभूमि के साथ में। मैं बात यहाँ से आरंभ करता हूँ कि हमारे जो भी हमारे वक्ता बोलने वाले हैं सम्मानित, मैं कहूँगा कि उनकी हम सबसे पहले आरंभ यहाँ से करें। आप जो साथियों, अगर आप बुरा न माने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उसको मानने न मानने का आपका अधिकार है, उस सहमत होने न होने का भी आपको अधिकार है प्रजातंत्र में। तो यहाँ से आरंभ करें कि जिन बच्चों को, जो हमारे आए हैं पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, इससे आरंभ करें कि भाई तुम रिसर्च अगर करना चाहते हो तो रिसर्च इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। उसको समझाना है कि शोध के लिए नहीं करना है, ये शोध एक तुम्हारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से तुम बिना किसी प्रयास के पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो सकते हो। टॉपिक के सिलेक्शन में 6 महीना लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि 2 दिन में से टॉपिक छांट लिया जाए, एक साल लग जाए टॉपिक में, नो इशू। लेकिन जब टॉपिक लिया जाए तो टॉपिक ऐसा हो जिस पर रिसर्च किया जाए तो सब लोग कहेंगे वाह, अगर रिसर्च हो तो ऐसे टॉपिक होना चाहिए। टॉपिक का सिलेक्शन जो एक दिन का काम नहीं है, हमारे विद्वान अध्यापक जानते हैं कि टॉपिक का सिलेक्शन करना कितना कठिन होता है। अगर टॉपिक ही सही नहीं हुआ तो रिसर्च सही कहाँ से होगा। तो बच्चे को कम से कम 2-4 महीना कहा जाए कि तुम इसको पढ़ो और देखो कि भारत की क्या समस्या है, किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो। बहुत कॉमर्स की बात करते हैं तो मार्केटिंग में करना चाहते हो, HRM में करना चाहते हो, फाइनेंस में चाहते हो, टैक्सेशन में चाहते हो, इस विधा में करना चाहते हो, वहां से आरंभ करो। और फिर उस विधा में अगर जाते हो तो उस विधा में इस समय ज्वलंत समस्याएं क्या हैं उनको देखो, और उन ज्वलंत समस्याओं में से किस समस्या का तुम अध्ययन करके उसका समाधान निकालना चाहोगे, इसमें काम करो। एक नया मॉडल निकल जाए, एक नई कोई एक विधा प्रक्रिया निकल जाए, एक कोई नई सोच शोध में से निकल जाए तो पूरे समाज के लिए बहुत क्रांतिकारी हो सकती है। तो बच्चों को पहले बताना है कि ये शोध एक तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चौराहा है, जहां से तुम स्वर्ग को भी जा सकते हो और जहां से तुम नरक को भी जा सकते हो। अगर तुमने एक अच्छा टॉपिक ले लिया, उस अच्छे टॉपिक पर मन से काम कर लिया और सही प्रकार से अपनी रिप्रेजेंट कर दी, तो हो सकता है कि संबंधित संस्था जिसके लिए तुमने किया है वह संस्था ही तुमको जॉब दे दे। हो सकता है तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट कर दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई तुमको बुलावा आ जाए, या जब वो तुम अपने जाओ इंटरव्यू देने के लिए तो वहीं पर लोग कहेंगे भाई इतना बढ़िया टॉपिक का तुमने काम किया, क्या बात है, तुम्ही को अपॉइंट करना चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय चल रहा है HRM में, तो सोचिए लेबर प्रॉब्लम इस समय चल रही है भयंकर, इतने लेबर आ गए वहां से, जगह जगह से, बिहार में यूपी में आ गए, तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो उस टॉपिक को छांटो और छांटने के बाद रिसर्च करने के दौरान ही ऐसे बढ़िया से आर्टिकल लिख डालो कि लोग अखबार में पढ़े तो, जर्नल में पढ़े तो कहें क्या बात है, क्या चीज है। जैसे आपने HRM पर शुरू कर दिया लेबर प्रॉब्लम्स पर, लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, केस स्टडी ऑफ यूपी और बिहार। अब आपने बिहार का यूपी का ले लिया और उसके बाद काम शुरू करते रहिए रिसर्च बाद में, पहले इसी समय लग जाइए कि भारत के विभिन्न भागों से बिहार में या यूपी में जो लेबर आए हैं अब उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, इस पर सोच अभी शुरू कर दीजिए, बढ़िया से आर्टिकल लिख के पढ़ के। अब इस तरह से ये किया जा सकता है, जैसे कि गाँव का विकास किया जाए, इन लेबरों की क्षमता को समझ के गाँव विकास करके गाँवों को स्वावलंबी बनाकर और इनको वहां पर जॉब दे दिया।
सोचिए इस पर। आप पहले तो अपने को, अपनी क्षमता को पहचानिए। सभी लोग एमकॉम नहीं कर लेते हैं, सभी लोग एमए नहीं कर लेते हैं, और सभी लोगों को शोध करने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होता है। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। भारत में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कितना रेशियो है, कितना प्रपोर्शन जो रिसर्च करते हैं, बहुत छोटा प्रपोर्शन है। तो आप अपने को एक सामान्य विद्यार्थी मत मानिए। जितने भी हमारे शोधार्थी प्रतिभागी हैं जो इसमें हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि दे शुड नॉट ट्रीट देमसेल्व्स एज ऑर्डिनरी स्टूडेंट। नो, दे हैव ऑलरेडी बिकम extraordinary student. Dear friends, your thinking makes a difference. जो आपका मनोबल है, आपके मन की दशा है, वह परिवर्तन लाती है। तो जब आप अपने को ये सोचेंगे कि मैं ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूं, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूं, तो वहीं से परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। जैसे ही आप कहेंगे कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूं, तो फिर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक भी होगा, फिर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनॉप्सिस भी होगा, फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चनर भी बनाएंगे, फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक भी लगाएंगे, और फिर आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो सजेशन भी होंगे। आरंभ का साथी यहाँ से होता है। लेकिन क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं? आपने कहा कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपने हमसे कहा कि सर, आपने कहा, मैंने कह दिया मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हैं? आपने कितना नॉलेज है, कितना स्किल्स है? तो सर हम तो एमकॉम किए हैं। एमकॉम किए हैं, अच्छा बताइए लीडरलेस लीडरशिप क्या होती है? तो सर ये तो हमारे कोर्स में ही नहीं था, लीडरलेस लीडरशिप, ये तो हम जानते ही नहीं है कहाँ क्या होता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हुए? दैट मीन्स कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब आप कहते हैं कि हम हैं, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ऑर्डिनरी बच्चा अगर 4 घंटा पढ़ता है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा 10 घंटा पढ़ेगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री हमारे 18 घंटा काम कर सकते हैं, तो हमारा रिसर्च स्कॉलर 10 घंटा क्यों नहीं कर सकता है काम? मैं खुद इस अवस्था में 64 साल का हो गया, आज इस BHU में 14-14 घंटे काम करता हूँ यहाँ बैठ के। लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठे रहते हैं, मैं डेली आके बैठता हूँ, काम करता हूँ। अब इच्छा है, कोई जरूरत नहीं, हम नहीं कर सकते। हम चीफ वॉकर है तो हम कोई काम ना करें, हम चीफ वॉकर नहीं बनेंगे, घर पर रहेंगे आराम से। तो साथियों, भगवान ने शरीर दिया है, सामान्य काम करने के लिए नहीं दिया है। आप सभी क्रिएटर्स में बेस्ट क्रिएटर है। भगवान ने आपको सौभाग्य दिया है, काम करने का मौका दिया है, इस मौके को मत चूकिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, डायमंड अपॉर्चुनिटी है, इसको इनकैश कीजिए। धीरेन्द्र पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, कितना इन्होंने स्ट्रगल किया है लाइफ में। शुरू से ही हमारे विद्यार्थी रहे हैं, शुरू से इनकी इच्छा थी कि हम जो है टीचर बनेंगे। हम कहते थे क्या करोगे टीचर बन के? भाई हम जो टीचर बन के देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है। नहीं सर, ये रेवेन्यू की सर्विस छोड़ के इनकम टैक्स में काम करते थे, उसको छोड़ के अंततः इनकी इच्छा थी जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये टीचिंग लाइन में है। सही बात है। अध्यापक तो भाई क्रांति लाने का माध्यम अगर कोई है सिस्टम में, तो ये हमारा अध्यापक है। ये अध्यापक वह अध्यापक है जो राजा के महल में भी जाता था तो वहाँ राजा खड़ा हो जाता था कि हाँ साहब खड़े हो जाओ, अध्यापक आ गया है। आज भी बहुत राष्ट्रों में अगर अध्यापक कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर जज खड़ा हो जाता है कि खड़े हो जाइए, कोर्ट में अध्यापक आ गया है। अध्यापक की गरिमा ये है। हम अध्यापक पहले तो अपना महत्व समझें और इसके बाद तब इस महत्व को ट्रांसफर करें अपने विद्यार्थियों में, और उसमें वो गुण डालें, वो क्षमता डालें, वो नॉलेज दें, वो स्किल दें कि जब वो जहाँ भी जाए तो कहेंगे भाई कहाँ से पढ़ के आया है ये, वो किसने पढ़ाया, वो शोध करने की विधि किसने समझाई, इतना बढ़िया थीसिस किसने उनसे तैयार करवा दिया। हम जब थीसिस आती हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक जब हम देखते हैं तो बड़ी दुखद स्थिति होती है कि कैप्शन ही जो है, सैकड़ों चीज से मैंने चेक किए हैं, कैप्शन में ही गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, स्मॉल कैपिटल का कोई हिसाब किताब नहीं, कहाँ डैश लगना चाहिए, कहाँ सेमीकोलन लगना चाहिए, हेडिंग जो कोशिश की है वही गलत है। तो देखने के बाद कष्ट होता है कि अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दिया गया होता तो ये गलती नहीं होती। लेकिन ये सब गलतियों का जड़ जो मैंने कहा ये हमारी सोच है। ज्यादा समय में नहीं लूंगा, बस मैं ये कहूंगा कि अगर आप सोच को नहीं बदलेंगे तो सोचनीय अवस्था में चले जाएंगे। और अगर आपने सोच को बदला कि हमें भगवान ने जीवन दिया है तो इस जीवन में कुछ ऐसा करके जाना है, ऐसा करके जाना है कि लोग कहें कि काश मेरा जीवन भी ऐसा होता, काश ये मेरी रिसर्च भी ऐसी होती, काश मैं भी ऐसा अध्यापक होता। अगर ये करके गए तो हमारा जीवन सार्थक है। अदरवाइज तो फिर जीने के लिए मिला है तो जीने के लिए तो जी रहे हैं सभी लोग। कबीरदास की 2 पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कबीरदास जी ने 2 पंक्तियां कहा कि जब तू आया जगत में लोग हंसे तो रोए, ऐसी करनी कर चले आप हंसे जग रोए। कहते हैं कि जब तू जग में आया तो रोता हुआ आया, और जब तू जा
तो जब तू आया जगत में लोग हंसे तो तू रोता हुआ आया, लोग हंसे कि बच्चा पैदा हो गया। लेकिन ऐसा करके जाओ, जब तुम जाओ तो हंसते हुए जाओ और बाकी लोग रोएं कि एक बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। इसके लिए हर क्षण हर मिनट आपको देखना होगा कि इस मिनट का हमने क्या उपयोग किया। इन सब शब्दों के साथ में एक बार मैं पुनः वाणिज्य संकाय मगध विश्वविद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े मंच पर जहाँ 16 स्टेट के 190 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, उनके बीच में 2-4 शब्दों को बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. I hope today's research scholar present, every research scholar present here will also be tomorrow's teacher. So I request to follow his wordings and let become a best teacher in the future. It's my privilege that I could hear your motivational words and hope every research guide in future will also improve by your wordings. Thank you, sir. Now I request and would like to invite Professor H.K. Singh, Faculty of Commerce, BHU, Varanasi. He's very knowledgeable teacher and has done excellent work in the area of research. He has also guided and motivated his students to pursue research on various research fields. He has also served education fraternity at various positions. Please, sir, I request you to say a few words to address our participants. Honorable Vice Chancellor, Professor Rajendra Prasad ji, Pro Vice Chancellor, Professor V.N. Singh, my guardian, Head and Dean, Faculty of Commerce, Banaras Hindu University, Professor O.P. Rai, my elder brother, Professor Umesh Holani from Jivaji University, who has been the President of Indian Accounting Association, Professor G.N. Sarma, the Head and Dean at Faculty of Applied Economics and Commerce at Magad University, our worthy student, Dr. Dharen Pandey. In the audience, I am finding at least dozen my old friends like Dr. Brajesh, Vivek, Vikas, Ram Prakash, Aliza, and other participants. At the outset, I would like to congratulate the Magad University, Bodh Gaya, for organizing this 7 days national online workshop on research methodology, especially for the PhD scholars during COVID-19. It is a real example of work from home and remain safe at home. The captain of the university, Honorable Vice Chancellor, who has served to Gorakhpur University, to Allahabad State University located at Prayagraj, and now at Gaya. He really deserves for his strong appreciation, and the Magad University has become quite versatile due to his strong leadership. And I do hope our Faculty of Commerce at Magad University will create history in the field of teaching and research by organizing various events in spite of various hurdles. As I teach research methodology to my university, I will try my best to answer few questions related to this research. Number 1 point, I do hope my young friends will accept that in the present world, research has become synonym to the empirical research. Gone are the days of theoretical research, descriptive research. When we were the PhD scholars, in those days, by and large, research was writing the essay. But in the present world, you will accept research means empirical research. Therefore, whenever you are deciding the topic, you must be careful. Your topic should be such in which there must be enormous scope for collecting the primary data, not only collection, analysis, application of certain tools,
Professor O.P. Rai Sahab was talking about the Gurukul philosophy and our Lord Macaulay system. I would like to suggest here, in the social sciences nowadays, we are applying the Harvard philosophy, the Harvard Business School style of the research, which is the case study method. I do hope my students of economics, commerce, management will especially accept that in the topic there should be some emphasis on the case study. Otherwise, if a topic is quite larger, one PhD scholar cannot collect the primary data for the larger scale. Therefore, you will accept it that your topic should be of the nature of empirical, and not only that, you will think about the case study method. आपको पता होगा अब यूजीसी ने कोर्स वर्क आपके लिए मैंडेटरी कर दिया है। इस समय जो भी लोग हमारे पीएचडी कोर्स वर्क के द्वारा डिग्री प्राप्त करेंगे उसी को वैधानिक मान्यता मिलेगी। ये बड़ी खुशी की बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक वैधानिक तरीका बना दिया कि 3 वर्ष आप न्यूनतम लगाएंगे और उसमें कोर्स वर्क भी हासिल करेंगे। आप जरा सोचिए, जो आपकी पीएचडी डिग्री है, यह एक ऐसी डिग्री है जो आपके नाम में जुड़ जाती है, और कोई भी डिग्री किसी के नाम में नहीं जुड़ती है। लेकिन जो पीएचडी की डिग्री है, अगर आपका नाम राम है तो जैसे ही पीएचडी डिग्री मिलेगी आप डॉक्टर राम हो जाते हैं। तो आपको इस 3 वर्ष में तपस्या के रूप में लेना चाहिए। मैं पीएचडी का फुल फॉर्म बताया करता हूं। पी मीन्स पेशेंस, एच का मतलब है हार्ड वर्क, और डी का तात्पर्य है डेडिकेशन। इफ यू आर हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ पेशेंस, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, then you be sure this PhD work will be the real contribution for you. इसका फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देती थी डिग्री DPhil। आपको पता होगा मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में सबसे पुराना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके स्टाइल में लिखा जाता था DPhil। जैसे मुझे डिग्री मिली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है DPhil की। फिर कैम्ब्रिज स्टाइल आ गई और कैम्ब्रिज ने इसको बना दिया PhD। यही तरीका होता है MBBS का। MBBS इज द बैचलर्स डिग्री। पहले M लिख दिया गया, मेडिसिन, सर्जरी है तो बैचलर्स डिग्री। मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूं, आप जरूर ध्यान देंगे, जो आपकी सिनॉप्सिस बनेगी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है ऑब्जेक्टिव्स। हमारे प्रबंध के विद्यार्थी जानते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। रिसर्च वर्क में टॉपिक तय होने के बाद पहली चीज होती है ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने सही उद्देश्यों का निरूपण कर लिया तो आपका शोध कार्य भी सही दिशा में जाएगा। नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट, ओनली ऑब्जेक्टिव विल डिसाइड व्हाट्स द राइट एंड व्हाट्स द रॉन्ग। दुनिया में कोई काम सही या गलत नहीं है, उद्देश्य तय करते हैं कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। आप इस तरह से उद्देश्य निर्धारित करिए कि उन्हीं उद्देश्यों से जुड़ा होगा आपका हाइपोथेसिस, उनसे जुड़ा हुआ होगा स्कोप, उन्हीं से जुड़ा होगा मैथमेटिकल टूल्स। तो आप पर्याप्त समय लगा करके अच्छे तरीके से रियल ग्राउंड पे जो हमारा सूट करता हो वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स को पीएचडी स्कॉलर के रूप में बनाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, रिसर्च वर्क का बेसिक फंडामेंटल हो गया MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आप सही तरीके से 3, 4, 5 उद्देश्यों को निरूपित करिए। मैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मैं सेंटेंस बोलता हूं, रिसर्च इज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। रिसर्च वर्क इज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मेरा यहाँ पास्ट से तात्पर्य है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो आप टॉपिक तय करते हैं वह एकदम नया टॉपिक थोड़ा होता है, और लोगों ने भी काम किया, उससे जुड़े हुए टॉपिक पर लोगों ने काम किया है। आप पर्याप्त समय लगाएंगे दूसरों के काम को। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से थोड़ा सहज भी हो गया है। जो डॉक्टोरल रिसर्चेज हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो पेपर्स हैं, जो बुक्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उन सब की आप स्टडी करिए। उसको कहा जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर।
तो पहली बात हो गई कि रिसर्च वर्क रिलेटेड टू द पास्ट। इसका फायदा ये होगा कि हमें पता होगा कहाँ कहाँ पे मिसिंग लिंक्स हैं, किन किन बिंदुओं पे काम नहीं हो पाया है। जिन पे काम नहीं हो पाया है उस पर आप काम करेंगे, वो हो जाएगा प्रेजेंट। जहां तक काम हो गया उससे आगे आप काम करेंगे तो हो जाएगा रिसर्च वर्क रिलेटेड टू द प्रेजेंट। और अंतिम बात हो जाएगी रिसर्च वर्क आल्सो रिलेट टू द फ्यूचर। ये नहीं कि सब कुछ काम आप ही कर डालेंगे पीएचडी स्कॉलर के रूप में, फ्यूचर में भी उस पर आपके काम किए जाएंगे। तो आपके अंतिम चैप्टर में जरूर लिखा जाएगा फर्दर स्कोप ऑफ स्टडी। आप पहले जो लोग काम किए उसको देखे, आपने अपना काम किया, उसके हिसाब से एनालिसिस करते हुए कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग सजेशंस दिए, और अंतिम चैप्टर में सबसे अंत में आप बताएंगे फर्दर स्कोप ऑफ स्टडी। और अब इस पे कौन कौन सा काम हो सकता है, जब मैं सुपरवाइजर बनूंगा, जब मुझे काम करने का और मौका मिलेगा, जब सुपरवाइजरी रोल रहूंगा, इन बिंदुओं पे और काम कराऊंगा। फर्दर स्कोप ऑफ स्टडी। एक मैं कठिन बात आपसे कहने जा रहा हूं आपकी अनुमति से। अभी जब जिस हालात में आप हैं पीएचडी स्कॉलर के रूप में हैं, कभी कभी आप ये जो कंप्यूटर की प्रक्रिया है उसमें आप कट एंड पेस्ट कर देते हैं। कोई आधा पेज, कोई 2 लाइन, कोई 1 लाइन, कोई 3 लाइन, कोई टेबल, कोई ग्राफ, कोई डायग्राम, हम यहां से वहां ले लेते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूर ध्यान रखिएगा, इट मस्ट बी मेंशन्ड इनटू रेफरेंसेस एज वेल एज बिब्लियोग्राफी। साहित्य की चोरी थीसिस के काम में अलाउड नहीं है। हो सकता है अभी आपको दिक्कत ना भी हो, अभी आप पीएचडी स्टूडेंट रहते हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, और भी आगे प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब कभी भी आप सीनियर लेवल पे आएंगे तो लोग पीछे वाला खोजेंगे 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जो आपने रिसर्च वर्क किया था। और आज के जमाने में बहुत सहज हो गया ये पकड़ना कि कौन कौन सा कार्य दूसरे में से आपने लिया है। अब तो सॉफ्टवेयर चेक कर देता है। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा साहित्य की चोरी नहीं करेंगे, ये अलाउड नहीं है। अगर हमने कहीं से कोई मैटर लिया हम स्पेसिफिक बताएंगे, ये हमारे रेफरेंसेज हैं, ये हमारी बिब्लियोग्राफी है। एक बात मैं और आपसे कहना चाह रहा था, जो आप थीसिस लिखते हैं 200-250-300 पेज का, जरा आप सोचिए यह थीसिस किसके लिए लिखी जाती है, उससे आपका तय हो पाएगा हमारा लेवल क्या होगा। कभी कभी हम लोग इंट्रोडक्टरी चैप्टर में बहुत ज्यादा मैटर दे देते हैं, 100 पेज, कॉन्सेप्चुअल पार्ट, नेचर, स्कोप, सिग्निफिकेंस, क्लासिफिकेशन। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पहला चैप्टर जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेम है वर्क है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसमें आप बहुत ज्यादा मैटर दीजिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आपका रिसर्च टॉपिक है उस पर आपका एक्सपर्टीज है। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स पे, हो सकता है मैं म्यूचुअल फंड उतना नहीं जानता हूं, लेकिन मैं फाइनेंस तो जानता हूं। This thesis will be sent to the various examiners for evaluation. तो आपको एग्जामिनर के हिसाब से लिखना है, ना तो आप सोसाइटी के हिसाब से, ना पब्लिक के हिसाब से, ना एकेडमिशियंस के हिसाब से, ना स्टूडेंट्स के हिसाब से। नहीं तो आप 100 पेज लिखने लगते हैं पहले चैप्टर में। आप ये ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा अनावश्यक मैटर फर्स्ट चैप्टर में एलिमेंट्री पोर्शन के रूप में डालने से आपका मामला कमजोर माना जाता है। तो आप ये ध्यान देंगे, आप एलिमेंट्री पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप एग्जामिनर को ध्यान देते हुए अपने थीसिस को लिखेंगे, तब वो थोड़ा 300 से घट के कम पे हो जाएगा। और आपका ज्यादा इंफेसिस होना चाहिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस। आपको देखिए, अच्छा रिसर्चर होने के लिए हमको 2 चीजें आनी चाहिए, पहली तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरा मैथमेटिकल टूल्स। अगर हमको शोध की प्रविधि आती है और हमको सांख्यिक विधियां आती हैं तो आज के जमाने में हम और आप अच्छे एम्पिरिकल रिसर्चर बन सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में जो मैथमेटिकल टूल्स आपने पढ़ा होगा या आपके कोर्स वर्क में बताया जाएगा या आगे कुछ पुस्तकों में पढ़ लीजिए, आप ये तय करिए कौन कौन से मैथमेटिकल टूल्स को आप अप्लाई करेंगे। जब भी आप मैथमेटिकल टूल्स को अप्लाई करते हैं, आपसे गलती ये भी होती है कि आजकल बहुत सॉफ्टवेयर आ गए हैं और आपको स्वयं मैथमेटिकल टूल्स की आइडिया नहीं। सॉफ्टवेयर डेटा आपने दिया, मैथमेटिकल टूल्स लग गए।
मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं कि जिन मैथमेटिकल टूल्स को अप्लाई करिए, आप देख लीजिए कि आपके डेटा के हिसाब से वो टूल सूट कर रहा है कि नहीं। और उन टूल्स के बारे में एलिमेंट्री पोर्शन किसी मैथमेटिक्स की स्टैटिस्टिक्स किताब से भी पढ़ लीजिए। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे रिसर्चर बनेंगे और वह आपके आगे आने वाले कैरियर का, जैसे उपीरा साहब भी कह रहे थे, अगर आपको टीचर बनना है, आपको अच्छा अध्यापक बनना है, तो आपको अच्छा रिसर्चर भी बनना। मैं अंतिम बात आपको कह के खत्म करने जा रहा हूं। एक मैं टर्म देता हूं, एरिया। पहले तो आप अच्छे एकेडमिशियन बनेंगे, आपकी अच्छी फैक्ट्री होनी चाहिए और अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अभिव्यक्ति के लिए हमें अच्छा बोलने आना चाहिए, अच्छा लिखने आना चाहिए। नाराज न होइएगा, नई पीढ़ी आजकल बहुत ज्यादा कंप्यूटर से लिख देती है। अच्छा रिसर्चर बनने के लिए मैं तो कहूंगा हाथ से लिखिए, फिर उसको टाइप करिए। अगर आप हाथ से लिखेंगे तो आप जान लीजिए कट एंड पेस्ट नहीं होता है, व्यक्ति अपनी भाषा में चीजों को लिखने लगता है। तो पहला काम आप करेंगे, आप अच्छे एकेडमिशियन बनेंगे। मैंने जो टर्म दिया एरिया, आर, यू विल आल्सो बिकम गुड रिसर्चर। केवल टीचर के साथ साथ हम लोगों को अच्छा रिसर्चर भी बनना है। तीसरी बात, ई, एक्सटेंशन एक्टिविटीज। जैसे आप देखिए वर्चुअल दुनिया से हम और आप जुड़े हुए हैं। भले कोविड-19 चल रहा है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। आज मैं भले काशी में हूं, लेकिन हम तो गया के लिए भी काम कर रहे हैं। आप भारतवर्ष के विविध हिस्सों में बैठे हुए हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटीज है। तो आपकी रुचि इसमें भी होना चाहिए, एक्सटेंशन एक्टिविटीज। और अंतिम ए है एडमिनिस्ट्रेशन। I do hope my PhD scholars will think about to be the good administrator. अध्यापक के रूप में कभी आपको चीफ प्राक्टर बनना होगा, कभी डीएसडब्ल्यू बनना होगा, कभी प्रिंसिपल बनना होगा, कभी हेड बनना होगा, कभी डीन बनना होगा, कभी प्रो वाइस चांसलर, कभी वाइस चांसलर। आई डू होप दिस यंग जनरेशन विल लर्न टू बी गुड एडमिनिस्ट्रेटर आल्सो। मैं अपनी ओर से, अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मगध यूनिवर्सिटी का यह 7 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला बहुत सफल हो और हमारे शोधार्थियों को इस कार्यशाला से कुछ कॉन्क्रीट चीजें मिल जाएं जो उनके जीवन का आधार बन सके। मैं आप सबको अपनी शुभेच्छाएं देता हूं और आयोजक मंडल और खास तौर से अपने योग्य शोधार्थी, अपने योग्य विद्यार्थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर धरेन्द्र कुमार पांडे को ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं यह इनका एकेडमिक इंडेवर है, फ्यूचर में भी और सफलता हासिल करता रहे। थैंक यू सर। बहुत Thank you, sir, for your articulating the importance of empirical research method and case study method research. However, you have also told the how to make the effective review of literature, importance of objectives, hypothesis, and methodology in the thesis. While and thank you for mentioning the importance of plagiarism and its serious consequences a researcher can face. Thank you so much, sir. To further address the audience, I would like to invite Professor Umesh Holani, Institute of Commerce and Management, Divaji University, Jabalpur. He has also he was also the president of Indian Accounting Association. He has around 250 papers in various journals, whereas he has also supervised 45 PhDs and various MPhil students. His area of research interests are accounting, finance, and applied economics. He is an active researcher as well as versatile faculty. Please kindly, I request Professor Umesh Holani, sir, to kindly address the audience.
हेलो, हाँ भैया क्या कर रहे हैं? Actually, I hope due to the network connectivity, he is having some issue in his connection. So we have to wait for few minutes to let him connect. हेलो हेलो। Yes, sir. You are ऑडिबल है audible. सर। आवाज आ रही है? Yes, sir. जी सर। चलिए, भारतवर्ष की ऐतिहासिक भूमि मगध के गया शहर में स्थापित मगध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी, सम कुलपति प्रोफेसर VN सिंह, आज के इस वेबिनार के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई OP राय साहब, मगध विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग के विभागाध्यक्ष GN शर्मा जी, मेरे अनुज HK सिंह, धरेन, विनीता, प्रिय विद्यार्थियों, शोधार्थियों, 2009 में जब हम लोगों ने ग्वालियर में इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, तब धरेन और उनके साथ विकास, कृष्ण कुमार, अनेक विद्यार्थी आए थे। उस समय तो ज्यादा मुलाकात मेरी नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद जब BHU आना होता था, ये लोग निरंतर मुझसे संपर्क रखते थे। तो जो इन लोगों के अंदर मैंने एक आग देखी, तो मैंने इन लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोग अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू करो। और मुझे प्रसन्नता है कि उस वक्त मेरे प्रयासों से इन लोगों ने पटना, मिर्जापुर और फैजाबाद में इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन की शाखाएं खोली। और मैं देख रहा हूं पिछले कुछ वर्षों से कि धरेन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसकी हमको आवश्यकता थी और जिस अपेक्षा के साथ हम लोगों ने ये ब्रांच खुलवाई, ये ब्रांच उस पर सफल सिद्ध हो रही है। 7 दिन की ऑनलाइन शोध प्रविधि की ये वर्कशॉप जो करने का विचार इनके मन में आया, ये निश्चित रूप से पूरी टीम और विश्वविद्यालय परिवार बधाई का पात्र है। मैं अपने शोधार्थियों से एक बात हमेशा कहता हूं कि एक शोधार्थी के त्रिनेत्र होना चाहिए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव माने जाते हैं, लेकिन उनका जो तीसरा नेत्र होता है वो विध्वंस के लिए होता है। और हर नई रचना के लिए विध्वंस करना ही होता है। शोधार्थी का त्रिनेत्र नई रचना के लिए और सृजन के लिए खुला होना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य जो आज के समय में है कि इंटरनेट ने, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि विद्यार्थियों को, कोई बुरा ना माने, हरामखोर और मक्कार बना दिया है। वे हर चीज नेट पे कर लेना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपको अच्छा शोधार्थी बनना है तो कॉमर्स, मैनेजमेंट या सोशल साइंस के विषय में आपको सड़कों पर थोड़ा सा पसीना बहाना पड़ेगा, तभी आप अपना त्रिनेत्र खोलकर देख पाएंगे। आप केवल नेट पर डेटा ले सकते हैं, आप पेपर भी बना सकते हैं, लेकिन आप उससे समाज को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। मेरे पास जितने शोधार्थी रहते हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर बात करूंगा। मैं कहता हूं कि कोई टॉपिक नहीं, कोई कुछ नहीं, आप पहले 3 महीने लाइब्रेरी में बैठिए और आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं
उस फील्ड से रिलेटेड पिछले 3 वर्षों में कौन कौन से पेपर पब्लिश हुए हैं उसके बारे में आप जानकारी निकाल के लाइए। मैं देखता हूं कि आधे लोग तो भग जाते हैं, और जो उस 3 महीने वहां डटे रहते हैं और फिर वो 25-30 पेपर की एक श्रृंखला निकाल के लाते हैं, फिर जब उनको कहते हैं कि अब आप इसमें से 5-6 विषय अपनी चॉइस से छांट के लाइए, और फिर जब वो उस काम को कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि उन विद्यार्थियों का विषय का चयन बहुत अच्छा होता है। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसका सीधा संबंध सुपरवाइजर से होता है। एक अच्छा डॉक्टर वो माना जाता है जो अपने पेशेंट से प्यार करता है। ये मैं बहुत बड़े डॉक्टर के शब्द बता रहा हूं जो होम्योपैथ थे, कि बोले अगर हम अपने पेशेंट से प्यार करेंगे तो कितना भी क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट आएगा वो भी ठीक हो जाएगा। एक अच्छा शोधार्थी अपने गुरु के प्रति मन में श्रद्धा और आदर का भाव रखे और गुरु से प्यार करे, कोई दो राय नहीं कि एक बहुत अच्छा शोधार्थी बन ही नहीं सकता। मैं तो अपने शोधार्थियों में बात कहता हूं कि अगर मैं आपको कह दूं कि आप कुएं में गिर जाओ तो आप बिना सोचे समझे गिर जाओ, आपको निकालना मेरी जिम्मेदारी है। आपको वो काम करना ही है बिना क्वेश्चन मार्क के जो एक गुरु कह रहा है। आप इतना आदर भाव अगर उसके प्रति मन में रख लेंगे और गुरु आपको उतना ही स्नेह और प्यार देगा, तो कोई दो राय नहीं कि आप बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते। मैं अपने रिसर्चर को हर पिछले 1 महीने में मैंने हर 2 दिन में उन्हें फोन किया, अपने 3-4 रिसर्चर को, क्योंकि 7 और 8 तारीख को हम भी ग्वालियर में एक वेबिनार करा रहे हैं और आपको शायद आश्चर्य होगा कि उसमें 1200 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और मैंने अपने 3 स्कॉलर्स को हर 2 दिन में 15-20 मिनट उनसे मैं बात करता था, स्वयं फोन करके, कि बोलो तुमने क्या किया 2 दिन में। उनको इतना खदेड़ा कि वो परिणाम स्वरूप मजबूर हो गए और उन्होंने लॉकडाउन से रिलेटेड विषय चुने, उस पर लगभग 80-100 डेटा भी कलेक्ट किए और स्वतः से उनको मैं खदेड़ता रहा, समझाता रहा। उन्होंने यूट्यूब से सीख सीख के फैक्टर एनालिसिस, एनोवा, ये सारे 2 टूल्स भी समझ लिए। और अब मैं उनसे जब पूछता हूं तो उनके अंदर इतनी एनर्जी जागृत हो गई कि वो कहते हैं कि सर अब हम भूल गए कि सेकेंडरी डेटा पर या हाइपोथेटिकल या परसेप्शन बेसिस पे कोई पेपर बन भी सकता है क्या। अब तो बोले टॉपिक दिमाग में आएगा, तुरंत हम डेटा कलेक्ट करेंगे और तुरंत उस पर कोई ना कोई टूल्स लगा लेंगे। मेरा अनुभव कहता है कि विद्यार्थी को एम्पिरिकल रिसर्च की ओर ले जाने का पहला प्रयास सुपरवाइजर को करना पड़ता है। उन्हें जबरदस्ती हमें धकेलना पड़ेगा, उन्हें एक सीढ़ी चढ़ाना पड़ेगा, उनको बराबर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनको बराबर मार्गदर्शन देना पड़ेगा। वे निश्चित रूप से चलेंगे, निश्चित रूप से चलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है और मैं सफल हो रहा हूं बराबर इसमें। जो लोग कहते हैं कि आजकल अच्छे रिसर्चर नहीं मिलते, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अच्छा रिसर्चर बनाना पड़ता है और उसके लिए हमें 4-6 महीने उससे खूब बातचीत करके उसे तैयार करना पड़ता है। उसके अंदर अच्छे रिसर्च की भूख जगाना पड़ती है और जब उसके अंदर अच्छे रिसर्च की भूख जग जाती है वो बहुत अच्छा काम करने लगता है। हम प्रायः देखने में आता है कि विद्यार्थी पेपर के नाम पर अपना कट पेस्ट करके एक पेपर सबमिट भर कर देते हैं और जिस सेशन में उनको पेपर रखा जाता है उस सेशन में वो गायब हो जाते हैं। पढ़ने की हिम्मत नहीं होती, कहीं ना कहीं मन में डर रहता है, भय रहता है। ये सुपरवाइजर का काम है कि आपका स्कॉलर जो पेपर सबमिट कर रहा है उसे आप मजबूर करें, उससे पूछें कि तेरा पेपर किस सेशन में है, मैं उस सेशन में बैठूंगा और तुझे बोलना है, तुझे देख कर बोल, लेकिन तुझे 2 मिनट बोलना है, नहीं तो मैं तुझे पीएचडी नहीं कराऊंगा। और अगर हमने उसे मजबूर कर दिया कि उसे 2 मिनट बोलना है, पहली बार 2 मिनट बोलने में उसको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत कठिनाई होगी, वो बहुत अगल बगल की पतली गली से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमने उससे जबरदस्ती पहले दिन बुलवा दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके बाद उसकी सारी झिझक खत्म हो जाती है। एक सुपरवाइजर का काम अपने स्कॉलर को पहली सीढ़ी चढ़ाने का है,
उसके बाद दूसरी और तीसरी चौथी सीढ़ी को अपने आप चढ़ता चला जाएगा। पहली सीढ़ी ही चढ़ाना कठिन होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं सारे कॉमर्स के स्कॉलर से कहता हूं, मैनेजमेंट के स्कॉलर से कहता हूं, कि हम जब रिसर्च करते हैं, पीएचडी थीसिस भी आती है, हमारे आधे से ज्यादा काम किन्हीं संस्थाओं पर होते हैं, किसी कंपनियों पर होते हैं, किसी ऑफिस पर होते हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि इन पर रिसर्च करने के बाद जो आपने फाइंडिंग्स ड्रॉ की हैं, आपने क्या उन फाइंडिंग्स को लेकर उस संस्था के प्रमुख से बात की कि साहब मैंने आपकी संस्था में पिछले 3 वर्षों में रहकर ये कार्य किया है और मेरे जो निष्कर्ष निकले हैं वो ये निष्कर्ष निकले हैं, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। 100% जवाब होता है कि सर हम उनके पास नहीं गए। तो प्रश्न ये है कि आपके रिसर्च की रेलिवेंस क्या है। आपने एक संस्था पर काम किया है, उस संस्था प्रमुख से आपने अनुमति ली है, उसने आपको डेटा दिए हैं, आपने कुछ फाइंडिंग्स एज रिसर्चर निकाली हैं, उसके बाद आप उस संस्था प्रमुख के पास गए ही नहीं कि साहब हमने ये निष्कर्ष निकाले हैं और ये हमने सुझाव दिए हैं। हो सकता है कि आपके निष्कर्ष में कई ऐसी त्रुटियां रह गई हों जिनकी ओर वो आपका ध्यान आकर्षित करेगा। हम देखते हैं कि हम रिसर्च में सजेशन दे रहे हैं, 25, 30, 40 सजेशन थीसिस के पीछे लिख देते हैं। हमारे सजेशन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। अरे भाई, किसने कहा कि आपको 40 सजेशन लिखने हैं, किसने कहा आपको 20 सजेशन लिखने हैं? अरे आप केवल 2 सजेशन लिखिए, केवल 1 सजेशन लिखिए, लेकिन वो सजेशन ऐसा हो कि उसे लागू करने के लिए वो संस्था मजबूर हो जाए। हम सजेशन देते समय ये भूल जाते हैं कि वर्तमान में क्या है, शासन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम आज के समय में जब सारी चीजें प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं, निजीकरण की ओर लेते चले जा रहे हैं, उस समय अगर हम कहें कि शासन को ये काम अपने हाथ में ले लेना चाहिए, इसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, तो क्या वो सजेशन कभी माना जाएगा? कभी नहीं माना जाएगा। तो ज्यादा सजेशन के नाम पर हम इस प्रकार के सजेशन दे देते हैं जो आज की तारीख में लागू होंगे ही नहीं, इसलिए हमारी थीसिस बेमानी हो जाती है। हम आदत डालें, हम फील्ड में जाने की आदत डालें, हम जिन संस्थाओं पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, हम उनके पास जाकर उनके अनुभव ले लें, उनसे डेटा लें, उनकी कठिनाइयों को समझें, मैनेजर से चर्चा करें, तभी हम वास्तव में सही प्रकार की रिसर्च कर पाएंगे, सही प्रकार के निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, अगर आप रिसर्च पेपर बनाना चाहते हैं, आप एक छोटा सा क्वेश्चनर बनाइए, उसे गूगल डॉक्स पर डालिए, आप देखेंगे 2-3 दिन के अंदर ही आपके पास 80-100 क्वेश्चनर भर के आ जाते हैं। और आप बहुत अच्छा कोई रिसर्च टूल लगा के आप प्राइमरी डेटाबेस अपना रिसर्च पेपर बना सकते हैं। लेकिन अपने तीसरे नेत्र को खोला रखिए, वर्तमान परिस्थितियों को, संदर्भ को समझिए, राष्ट्र जिस दिशा में जा रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों को समझने का प्रयास करें। और आज की चुनौतियों के संदर्भ में अगर हम कुछ नया राष्ट्र को दे पाएं, तो ही वास्तव में हमारे रिसर्च की उपयोगिता है। इस समय एक बहुत बड़ा क्षेत्र खुला हुआ है जहां पर हर जिले का रिसर्चर काम कर सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में लगभग प्रत्येक जिले में अनेक प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र, गुजरात या दूसरे राज्यों से लौट कर आए हैं। आप ऐसे 25-50 मजदूरों से अगर वार्ता करेंगे, कुछ उनका इंटरव्यू लेंगे, आप जान पाएंगे कि उन लोगों के पास क्या हुनर है, और उनके उस हुनर को आप उस जिले के उद्योगपति या जो होलसेल व्यापारी हैं उनके साथ एक टाई अप उनका करा देंगे, तो मैं समझता हूं कि वे अपने मजदूर जो स्किल्ड लेबर है, जो वहां पर काम कर रही थी, आप उनको वही स्थानीय आधार पर काम से जोड़कर अपने क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। वास्तव में रिसर्च वही उपयोगी होती है जो राष्ट्र के लिए और समाज के लिए एक दिशा देने का कार्य करे। अन्यथा आप कोई भी संस्था पे जो भूतकाल में हो चुका है उसको लेकर आप एनालिसिस कर देंगे और भविष्य को लेकर कोई दिशा नहीं देंगे, तो आपकी रिसर्च अपने आप में बेमानी है। मैं सारे यंग स्कॉलर से एक बस यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी रिसर्च करें, आप वर्तमान के संदर्भ को समझें, भूतकाल के संदर्भ से वर्तमान की तुलना करें। वर्तमान में जो परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, भूतकाल का समय अब नहीं आ सकता,
आप उसको आज अनावश्यक लिंक मत करिए। भविष्य में जो परिवर्तन होने वाले हैं, उन परिवर्तनों को आत्मसात करते हुए अपने देश को, समाज को क्या दिशा देनी है, ये काम जब आप नौजवान करेंगे तो आपके थीसिस की, आपके शोध लेखों की बहुत बड़ी फेस वैल्यू बनेगी और ये आपको बहुत अच्छा मार्ग दिखा सकती है, बहुत अच्छा मुकाम पर ले जा सकती है। मैं धरेन और उनकी पूरी टीम को, विश्वविद्यालय परिवार को और सारे यंग स्कॉलर्स को ये अपनी तरफ से साधुवाद देना चाहूंगा कि वे अच्छा काम करें, मेहनत करें, और जब भी उनको हम लोगों के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, मुझे उन यंग स्कॉलर के बीच में बात करने में बहुत प्रसन्नता होती है, उनके बीच आने बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहूंगा और आप लोग जब भी चाहें मुझसे फोन पर भी चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. As most of the participants present here are research scholars, we have learned various etiquettes scholars should follow and learn being future teachers, what we have to follow to make our scholars do wonderful work. Thank you so much, sir, for guiding us to analyze current problems in the country and work towards the current problems in every perspective. Thank you, sir. Now, I request Professor B.N. Singh, Pro Vice Chancellor, Magad University, Bodh Gaya, to kindly address the participant. He has contributed a lot to the Magad University by nurturing both teaching and research pedagogy of the university. Sir, we praise your prosperous work for the university, and now I hope Magad University will also further, in future also, conduct such teaching and learning programs in future. I request you, sir, to further address the audience present here. Okay, thank you, Somaya. Now, most respected, our Honorable Vice Chancellor, most respected our Honorable Vice Chancellor, and Chief Guest, special guest, organized members of the organizing committee, and head of the departments of the PG Commerce. Now, this is a great approach by the university and the department. On my personal behalf, on behalf of the university, I welcome you all the delegates, and the speakers who has got distinction in the respective field in the Asia and Oceania. Now, such type of approach will definitely help the younger students and also the research scholars and the younger teachers by this workshop, that how to go through the different literature, how to design the experiment, how to write the project to the funding agency, and how there is a statistical interpretation. But during such act, I think you must have to mention the academic honesty. This is quite essential. Then only you are able to contribute. Now, first you have to find out the thrust area. What is the thrust area? Project, and that may be the regional problem or the national problem. And if you go through such type of target and to meet the objective, then I think you are a successful researcher. Now, during such act, you see, such type of interaction workshop will be the exchange of ideas, and these ideas will benefit the students and the teachers, and in the years to come, so that our university may be able to develop innovative professional and imaginative personnel in years to come under the leadership of our Honorable Vice Chancellor. Thank you very much. Wish you all the best. Great success of the seminar, workshop. Okay, thank you. Thank you so much, sir, for your kind words. Last but not the least, I would like to invite Professor Rajendra Prasad, sir, Vice Chancellor, Magad University, Bodh Gaya. As due to his presence and permission, this program could have been possible. He has served education fraternity at various positions, not only in Bodh Gaya, Magad University, but also in Gorakhpur University. He has received various national and international awards. He has presented various papers in various journals. I would like to invite sir to address the audience.
Hello, can you listen me? Yes, sir. You are मेरी audible. आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. You Yes, are sir. audible, sir. आ रही है आपकी आवाज. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है. हेलो, शोभया, Yes, sir. आपकी आवाज आ रही है. are you getting Yes, sir. me? Yes, sir. You are audible, sir. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. हेलो, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, ठीक है, बहुत अच्छा. Uh, Honorable Chief Guest, Professor O.P. Rai, Special Guest, Professor H.K. Singh Ji, another special guest, Professor Umesh Aholari, Professor V.L. Singh Ji, the Pro Vice Chancellor of Magadha University, Professor Sharma, Head of the Department of Commerce and Management, his colleagues, and the coordinator, Dr. Dhiren Kumar Pandey, Ms. Sumaya Gupta, and all the participants of this 7 days workshop on research methodology. It's really a matter of great pleasure to hear all of you. I have been a very patient listener to the views expressed by the learned speakers, and I am of the opinion that today the age in which we live is called the knowledge age. Knowledge is the supreme power, and it has become an industry which is flourishing through the creation of knowledge, through the accumulation of knowledge and dissemination of knowledge. Research is certainly the process and means to study different natural and human phenomena across the globe, and of course, when we help the people. I like Professor O.P. Rai, Professor H.K. and Professor Umesh Holani ji. Their motivational words have certainly paid
As I hope sir has lost the connection, we have to wait for a few minutes as he will be joining back in 2 minutes. Sir. Hello, hello, hello. 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 Yes, sir. You are audible, so you can continue. Hello. Hello. Well, my prime concern is my prime concern is that the young researchers must come forward to be properly trained in the field of research methodology, and in due course of time, through proper training in research methodology, they could be they could be enabled for doing research of higher levels and selecting problems and issues which are relevant to the society and the nation. Because today we are in a state of flux. COVID-19 has created a lot of sufferings for the Indian society, and the sustainable development or is, as well as inclusive growth have become real victims. These are serious challenges nowadays for the Indian society. The economy is being dampened. You know, the World Bank and the International Monetary Fund data clearly indicate that our growth rate is being uh, dampened in such a way due to COVID-19 that the entire economy is being shattered. Our developmental programs are also in doldrums. So, in such a situation, it is very important to select such problems which are relevant to our economy, to our society, and to our nation. And of course, the
push and pull factors of migrants, which are now very, very important to study when COVID-19 has compelled them to go to their villages and sustain a new kind of economy. These are many more issues which are to be tackled with. The problems which are relevant today may or may not be relevant for coming future, but we must explore the possibilities, must see that the issues which have been relevant today may be successively intertwined with the issues and problems of the future of the Indian society. And of course, sustainable development, harmony and peace for the society is very, very important. And I feel that proper training of younger scholars in research methodology is very, very significant. Only then they can create new knowledge, because knowledge, as I said earlier, has become an industry. And therefore, the creation, accumulation, and dissemination of proper knowledge in the field of commerce and management is very, very essential. And I entirely agree with what Professor S.K. Singh and Professor O.P. Rai as well as Professor Umesh Holani have said in a different manner, but they have been they have been in a position to guide you very, very lucidly about the issues which are relevant for you. Of course, they have talked about certain general things regarding UGC regulation, which emanated in 2009. So between 2009 and 2018, several changes have been introduced. Now you have to pursue a coursework because of that regulation and its induction in the university ordinances for research, PhD research. The cut and paste approach has also been mentioned here. No doubt, today, when we are living in a global village in which ICT, information and communication technology, has given you enough strength to collect relevant information, data for your research, it is very essential that you don't entice yourself to cut and paste methodology or cut and paste. Curiosity is certainly very injurious for your research work. Try to refrain yourself from such kind of things. You know, no knowledge is ultimate knowledge. You know, that is why in our ancient traditional wisdom, we used to talk about deity. Arthat, और भी, there is knowledge beyond knowledge, even methodology beyond research methodology. So that requires you to study more and more, do review of literature in your field for your problem selection, and thereafter you can decide a proper research design, which would include not only the collection or management of the data, as well as the analysis, collection, management, and analysis of the data. These are the fabrics of any research design, and therefore we must concentrate on these issues. And of course, that requires either moving on the path of what Mahatma Gandhi has once said, that रिसर्च को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। खासतौर से जो आज वैज्ञानिक विधियां, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड्स जो है आज आपके रिसर्च को पुख्ता बनाते हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके लिए आप जरूरी अध्ययन करें, आप प्रशिक्षण प्राप्त करें, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो 7 दिन का वर्कशॉप है जो मगध विश्वविद्यालय के वाणिज्य और
प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है वह आगे चल करके आपको फर्दर और वर्तमान ही नहीं भविष्य के रिसर्च की रूपरेखा देने में सहायक होगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी, बियॉन्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बहुत कुछ चीजें होती है जिसको कि आप इस क्रम में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यह दार्शनिक विषय है, उसकी चर्चा करना इस बिंदु पर आवश्यक नहीं है, किंतु जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए उपयोगी है उसमें कारण विषय के चुनाव के से लेकर के लक्ष्य निर्धारण, अध्ययन के क्षेत्र, परिकल्पनाएं, जो रिसर्च क्वेश्चंस है और आपके अध्ययन का क्या उद्देश्य है, आप शोध साहित्य की समीक्षा करें, ये सब सारी चीजें करके रिसर्च प्रारूप तैयार करते हुए आगे बढ़े, कलेक्शन करें डेटा, उसको मैनेज करें, उसकी एनालिसिस करें, अपनी फाइंडिंग्स दें, तब आप निश्चित रूप से देश को, समाज को और अपने को दे सकेंगे और अपने रिसर्च को डिफेंड कर सकेंगे। आप एक ऐसी रिसर्च कर सकेंगे जिसका महत्व देश दुनिया के लिए होगा, क्योंकि हम एक ऐसे वैश्विक ग्राम में रह रहे हैं जिसने सूचना और संचार क्रांति की वजह से सबको परस्पर जोड़ दिया है। आज इस जुड़े हुए वैश्विक ग्राम में, वर्ल्ड ग्लोबल विलेज में भारत जिस तरह से एक बड़ी शक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रयत्नशील है, उसमें उसकी अर्थव्यवस्था भी दृढ़ होगी, उसके मानव और भौतिक संसाधन का बेहतर मैनेजमेंट होगा और सब विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त होगा, लोगों को एम्पावर किया जाएगा और साथ ही साथ बिजनेस के एथिक्स को समझ करके मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, बिजनेस एथिक्स बहुत जरूरी है। आज बहुत सारी चीजें हो रही है। आप सभी विद्वान व्यक्तियों ने जो बातें कही, निश्चित रूप से जो इस वर्कशॉप से जुड़ने वाले विद्यार्थी है, यंग रिसर्चर्स है, उनको बल मिलेगा, उनको कुछ मोटिवेट करने का काम जरूर होगा, क्योंकि विद्यार्थी या युवा वर्ग जितना अधिक जिज्ञासु होता है वह उतना ही सीखता है। इसलिए शोध जो एक प्रक्रिया है, एक साधन है, चाहे वो प्राकृतिक या भौतिक या कह सकते हैं कि जो भी सामाजिक या मानवीय घटनाएं दुनिया में परिघटनाएं जो हो रही है उनके अध्ययन के लिए वह शोध है। इसलिए शोध मौलिक भी हो सकता है या जो पहले से जो थियरीज है, जो डेटा है, आंकड़े हैं, उसका नया इंटरप्रिटेशन भी बहुत जरूरी है, वह भी शोध का ही एक रूप है। तो इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और मैं अपने सहयोगियों को, खासतौर से प्रोफेसर शर्मा और उनकी पूरी टीम को और आप जैसे विद्वान वक्ताओं को बधाई देता हूं कि आप लोग इस वेबिनार के माध्यम से, क्योंकि कोविड-19 के कारण, संघात के कारण उसके हम आज भौतिक रूप से यहाँ एक साथ आमने सामने बैठ करके इस प्रकार की वर्कशॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन इस माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से हम सभी जुड़ करके परस्पर एक दूसरे के हाव भाव, एक दूसरे के विचार और साथ ही साथ देश हित में, समाज हित में क्या हो सकता है ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, खासतौर से कॉमर्स और मैनेजमेंट के फील्ड में क्या हो सकता है, उसके बारे में जो आप लोगों ने विचार दिए, उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में शोध के नव नूतन मार्ग खुलेंगे और आपका विषय समृद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और नई पीढ़ी के जो हमारे शोध करता है, जो जिज्ञासु जितना अधिक होंगे वो उतना ही अधिक सीखेंगे। इसलिए अपनी जिज्ञासा बनाए रखें। गीता में कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में ज्ञान से पवित्र वस्तु कोई नहीं है। नथिंग
certainly nothing sacred like knowledge. तो इसलिए आप जो भी पुरातन है उसकी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें, पुराना है वही संतुष्ट न करें, संतुष्ट हो उसके आगे बढ़े, नया शोध करें और उस नए शोध के साथ नीति नीति की जो भावना से चलते रहने की जो प्रक्रिया है, चरय की जो प्रक्रिया है वह भी बनाए रखे, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। और निरंतर आप सब हमारी नई पीढ़ी देश के लिए काम करती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूं और इस वर्कशॉप का उद्घाटन करता हूं। हमारे मित्रों ने, हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने जो यहाँ उपस्थिति दर्शाई और जो मुझे दिखलाई पड़ रहा है, जितने बड़े पैमाने पर जो है इस वर्कशॉप से लोग जुड़े हुए हैं, यंग स्कॉलर्स, मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पांडे, जो यंग है और जिनमें निश्चित रूप से खुद भी जिज्ञासा है, क्योंकि जो जैसा मैंने कहा कि जितना अधिक जिज्ञासु होता है वह उतना ही अधिक सीखता है। कोऑर्डिनेटर मिस सौम्या गुप्ता जो स्कॉलर है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में MNI की इलाहाबाद में, उनको भी बड़ी सफलता के साथ इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए बधाई देता हूं। आप सभी बधाई के पात्र हैं और इस प्रकार से ज्ञान की जो लौ है या अलग है वो जगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि इसी से हमारे समाज का, हमारे देश का कल्याण होगा, दुनिया में इसी से शांति और व्यवस्था बनेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for describing the importance of research methodology in social science and providing permission to conduct such programs. As due to the technological advancement, research has become lenient, but as compared to future, but researchers should also make the technology proper use of the technology properly and efficiently. I hope Magad University will also focus on such research workshops in future. Thank you so much, sir. Now, I would like to request Vinita Kumari ma'am, Assistant Professor, Department of Applied Economics and Commerce, Magad University, to present vote of thanks to all respected dignitaries and participants present here. Thank you, Soumya. Today, with the great support and motivation of our respected dignitaries, resource persons, academicians, officers, participants, media persons, and the members of the organizing committee, we are able to start this 7 days national online workshop on research methodology. A very good afternoon to all of you. With your support and motivation, we have reached at the end of the inaugural session of this workshop. And so I, Vinita Kumari, on the behalf of the PG Department of Commerce, Magad University, and the Indian Accounting Association Patna branch, would like to thank you all for attending the inaugural session of the 7 days national online workshop. I would like to thank our Honorable Vice Chancellor and Guardian, Professor Rajendra Prasad sir. Thank you so much, sir, for always being with us. Your presence makes our effort easy and leads to a positive direction, that is towards success. I would like to thank our Pro Vice Chancellor, Professor V.N. Singh sir. Thank you so much, sir, for your support and motivation. I would like to thank our Chief Guest, Professor O.P. Rai sir, Head and Dean, Faculty of Commerce, BHU, and the former Pro Vice Chancellor of the Central University of South Bihar, Gaya. Thank you, sir, for giving us your precious time and encouraging us with your great words and experiences. Thank you so much, sir. I would like to thank our special guest of this session, Professor H.K. Singh, sir, Faculty of Commerce, BHU, and the former Vice Chancellor, MUIT, about the new techniques of research and also given a new meaning of PhD, that is patience, hard work, and dedication. Thank you, sir. Thank you so much. It's true meaning of PhD that every researcher should follow.
I would like to thank our special guest, Professor Umesh Polani sir, in Gwalior. Sir, we are so fortunate that आपका मार्गदर्शन हमें मिला और हमेशा ऐसे मिलता रहे. Thank you so much, sir. I thank Professor G.N. Sharma, sir, Head PG Department of Commerce, Magad University, and the workshop chair. He has always motivated and encouraged us to move forward. I thank the executive members of the Indian Accounting Association and secretaries of various branches of the association attending the session. I thank all the resource persons attending the inaugural session. I would like also to thank the professors, officers of other universities and other universities. I would especially thank the media persons who attended the session and extend their support by publishing the reports of the events carried on in the university. And especially you, Soumya, to coordinate with us. Thank you so much, ma'am. I welcome all the participants, the non-teaching staffs and the students. I also thank you all on the behalf of all the members of the organizing committee. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now, last, to conclude the program, I would like to thank all the dignitaries present here, all the participants, and I request all the participants to gather for the next session at 1:30 p.m. So please kindly gather on time before 10 minutes so that we can start the program on time. Thank you so much. All the participants are requested to kindly join the second session by 1:15 p.m. We will start the session at 1:30 p.m. Thank you, sir.